नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में बताया था, जो 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया। और मैंने बताया था कि 1746 में ला बर्डोने की मदद से जो है डुप्ले किस तरीके से मद्रास को जीत लेते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ मतभेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ला बर्डोने इस मद्रास को जो है कुछ पैसों की घूस लेकर, यानी 1 लाख पगोड़े लेकर इसको जो है अंग्रेजों को बेच देते हैं। और मैंने बताया था कि जो डुप्ले थे, डुप्ले ने मद्रास को नवाब को देने का वचन दिया हुआ था। तो इस तरीके से जो डुप्ले हैं वो दोबारा से मद्रास को हासिल कर लेते हैं। और जब अनवरुद्दीन ने उसे मद्रास सौंपने को कहा, यानी डुप्ले को, तो उसने इनकार कर दिया। और इसके परिणाम स्वरूप जो फ्रांसीसी कंपनी थी और जो अपने अनवरुद्दीन थे, उनमें युद्ध की ठन जाती है। और इसी का परिणाम होता है सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध बेसिकली 1748 ईस्वी को लड़ा गया और ये कर्नाटक के युद्ध में सर्व प्रमुख युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन की सेना दोनों आमने सामने थी। इसकी जो सबसे बड़ी खास बात रही है वो रही है कि कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना थी, जिसमें 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिक थे। जबकि जो अनवरुद्दीन की सेना थी, जिसका जो लीडरशिप थे, यानी जिसकी नेतृत्व किया महफूज, क्या नाम बताया मैंने, महफूज खां ने, तो महफूज खां की जो सेना थी उसमें 10,000 भारतीय जो है सैनिक थे। अब ये 10,000 भारतीय सैनिक इस फ्रांसीसी कंपनी की 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाए और इस प्रकार से जो है नवाब अनवरुद्दीन इस युद्ध में हार जाते हैं। अब इस युद्ध से एक बात यहाँ क्लियर साफ साफ हो जाती है कि भाई ये जो सेना थी, जो घुड़सवार सेना थी अनवरुद्दीन की, वो किसी काम नहीं आई इस युद्ध में, क्योंकि जो फ्रांसीसी का तोपखाना था वो कहीं श्रेष्ठ साबित हुआ। अर्थात फ्रांसीसी के तोपखाने के सामने अनवरुद्दीन की घुड़सवार सेना कहीं टिक नहीं पाई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि एक छोटी सी अनुशासित फौज मध्यकालीन बड़ी फौज पर भारी पड़ गई। तो अब इसमें एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि भाई जो इस युद्ध का महत्व रहा वो ये रहा कि जो ये फ्रांसीसी कंपनी थी, इनकी जो नौसैनिक शक्ति थी उसकी महत्ता जो है बढ़ गई, वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण एक तरीके से हो गई थी। यूरोपीय अनुशासित सेना की उत्कृष्टता के सामने भारतीय राजनीति का खोखलापन भी स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो युद्ध था सेंट थोमे का युद्ध, जिसको अडियार का युद्ध भी बोलते हैं क्योंकि ये अडियार नामक स्थान पर हुआ था, भारतवर्ष के निश्चयात्मक युद्धों में से एक माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस सेंट थोमे के युद्ध में विजय हासिल करने के बाद डुप्ले ने सेंट डेविड दुर्ग पर भी अधिकार करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सका। और इसके उल्टे अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसियों ने वहां पर जो है सफलतापूर्वक उसकी रक्षा की। कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति, अर्थात यानी ये जो आपका सेंट थोमे का युद्ध होता है, इस सेंट थोमे के युद्ध की समाप्ति पर एक संधि जो है निर्धारित हो जाती है, यानी ये युद्ध एक संधि से समाप्त होता है और इस संधि का नाम होता है एक्स ला सिप्ले संधि। और ये एक्स ला सिप्ले संधि 1748 ईस्वी में हुई। इस संधि का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिला और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुईबर्ग मिला। यद्यपि इस संधि से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी प्रोफेसर डॉडवेल के अनुसार भारतीय इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। यानी ये जो घटना थी एक्स ला सिप्ले संधि, ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, ऐसा प्रोफेसर डॉडवेल कहते हैं।
प्रोफेसर डॉडवेल के शब्दों में इससे समुद्री शक्ति के अत्यधिक प्रभाव का प्रदर्शन हुआ और भारतीय फौजों की युद्ध पद्धति पर यूरोपीय पद्धति महत्वपूर्ण होने का प्रदर्शन हुआ। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राज्य के हृदय में कौन सा राजनीतिक विनाश घुन की भांति अपना कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार से जो है डॉडवेल इस युद्ध और इस संधि के बारे में अपने शब्दों को कहते हैं। तो दोस्तों ये था अड्यार का युद्ध, जिसको हम सेंट थोमे का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि सर्व प्रमुख युद्ध था कर्नाटक के युद्धों में। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। चलिए अगले वीडियो में मिलूंगा मैं कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में इंफॉर्मेशंस लेकर। तब तक अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।